हेलो एवरीवन। सो टुडे विल स्टार्ट विद जून करंट अफेयर्स और इसमें हम घटना चक्र की जो मंथली है उसको कवर करेंगे। सो इंडेक्स में हम देखते हैं वही अगेन विल कवर द इम्पोर्टेंट स्टोरीज, देन नेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इन्वायरमेंटल अफेयर्स, साइंस एंड टेक अफेयर्स। सब इसी के साथ हम शुरू करते हैं कवर स्टोरीज से। सो जून में हमने देखा कि 4 जून को इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए एंड सो ये लोकसभा इलेक्शंस जो हुए थे उनके ये न्यूज़ में तो रहा ही है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इससे बन सकते हैं। सो जून 9, 2024 को जून 4 को रिज़ल्ट आया है और 9 जून 2024 को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोबारा से शपथ ली प्राइम मिनिस्टर की और ये इनका 3rd टर्म है और ये कहाँ हुआ था? प्रेसिडेंशियल पैलेस जो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए एंड इन 72 में 7 जो है वुमेन मिनिस्टर्स हैं, जिस 7 में वुमेन में 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। देन जो 72 की बात करें तो 72 के अंदर 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 5 MOS हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और 36 सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इसके अलावा इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में हेड्स ऑफ नेबरिंग स्टेट्स आए थे। वो थे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स और हमारे नेबरिंग में पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के बाकी सभी आए थे। तो नाम याद रहना चाहिए, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स। बस ये ध्यान रखना पाकिस्तान चाइना नहीं था, बाकी सब थे। फिर उसके बाद ये जो गवर्नमेंट है इस बार की वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें कि TDP और JDU जो है मेन एलीज हैं। TDP का फुल फॉर्म है तेलुगु देशम पार्टी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड JDU इज़ जनता दल यूनाइटेड ऑफ बिहार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़ द ओनली सेकेंड इंडियन लीडर टू विन 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू को हमने देखा 1952 में जीते थे, 1957 में, 1962 जनरल इलेक्शंस में वो लगातार उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स की बात की जाए सो ये तो 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म था नरेंद्र मोदी का। सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ द सेकेंड इंडियन लीडर जिन्होंने लगातार कॉन्जिक्यूटिव 3 जीती हैं। लेकिन अगर टेन्योर वाइज बात करें तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्लेस पे हैं, इधर इंदिरा गांधी जो कि ब्रेक्स में बनी प्रधानमंत्री, देन नरेंद्र मोदी, देन मनमोहन सिंह एंड फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अलावा हम देखते हैं कि किसको कौन कौन पोर्टफोलियोज़ मिले। तो अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और ये इन्होंने वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये। इसके अलावा इनके पोर्टफोलियोज़ में आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक अफेयर्स एंड पेंशंस, देन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ से MP हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनाया गया है। अमित शाह जो कि गांधीनगर से हैं, इनको MHA और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया है। नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। JP नड्डा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। शिवराज सिंह चौहान फ्रॉम विदिशा मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये नए हैं, बाकी देखते चलिए बाकी। फिर निर्मला सीतारमण को फिर से फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिला है। S जयशंकर को अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिला है। देन ये नए हैं मनोहर लाल खट्टर को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और पावर मिला है, सो महुआ और मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देन HD कुमार स्वामी को मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील मिला है। देन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये अगेन पीयूष गोयल जो कि मुंबई नॉर्थ से आते हैं। देन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को ही बनाया गया है। देन जीतन राम मांझी को MSME का मिनिस्टर बनाया गया है। जीतन राम मांझी जो है गया से आ रहे हैं। देन पंचायती राज और फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग ये ललन सिंह को दिया गया है। देन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल ये डिब्रूगढ़ से हैं। देन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र सिंह को मिला है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का वीरेंद्र सिंह जो टीकमगढ़ से हैं। देन एविएशन मिनिस्ट्री इस बार दी गई है राम मोहन नायडू को। प्रहलाद जोशी को दिया गया है कंज्यूमर अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स दिया गया है जुआल ओरम, ये सुंदरगढ़ से आते हैं। देन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गिरिराज सिंह बेगूसराय से आते हैं। देन अश्विनी वैष्णव जो कि राज्यसभा से MP हैं, उनको
मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बनाया गया है। ज्योतिराज सिंधिया जो कि MP गुना से हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड टेलीकॉम बनाया गया है। और भूपेंद्र यादव, ये अलवर राजस्थान से आते हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दिया गया है। दैन गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर से हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ कल्चर और मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी, ये कोडरमा से हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि लास्ट प्रीवियसली स्मृति ईरानी हेल्ड कर रही थी, अब अन्नपूर्णा देवी हैं। दैन किरण रिजिजू, इनको मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया गया है। दैन हरदीप सिंह पुरी, इनको मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिया गया है। फिर आते हैं मनसुख मांडविया पे। मनसुख मांडविया को मिला है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। फिर जी किशन रेड्डी, ये मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस हो गए। दैन चिराग पासवान, ये हाजीपुर से हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ दी गई है। CR पाटिल, ये नवसारी से, इनको मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति बनाया गया है। फिर हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे। तो इसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 83 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेंशन है कि एवरी 5 ईयर लोकसभा में इलेक्शंस होने चाहिए। और 543 MPs जो हैं वो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी से फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग से आते हैं। दैन 104th अमेंडमेंट एक्ट में एंग्लो इंडियंस के लिए जो 2 सीट्स रिजर्व रखी जाती थी, जिसकी वजह से 545 स्ट्रेंथ होती थी, वो हटा दिया गया है विद दी 104th अमेंडमेंट। तो इस बार बस 543 MPs आ रहे हैं। दैन ब्रेकिंग बैरियर्स थ्रू एक्सेसिबल वोटिंग, तो इस बार पहली बार वोट फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दी गई 85+ और जिनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जिनकी 40% डिसेबिलिटी थी, उनको। दैन वॉल्टियर्स रखे गए और व्हील चेयर्स रखे गए पोलिंग स्टेशन पे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की PWD और एल्डरली को। दैन सक्शन ऐप फॉर PWD टू अवेल फैसिलिटीज़ एट पोलिंग स्टेशन प्रोवाइड की गई। फिर आते हैं लोकसभा जनरल इलेक्शन 2024। सो ये अनाउंस हुए थे March 16, 2024 में विथ MCC केम इन टू इफेक्ट। उसी के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम आचार संहिता भी बोलते हैं, वो अनाउंसमेंट के साथ चालू हो जाती है। और इसके साथ साथ ही 3 जगह लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस भी कराए गए। वो था आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। तो 4 स्टेट थे। AAOS, अरुणाचल, आंध्रा, उड़ीसा, सिक्किम। सो हमने देखा कि 7 फेजेस में इस बार लोकसभा इलेक्शंस हुए। एंड कौन से स्टेट्स थे जिनमें 7 फेज़ में इलेक्शंस थे, तो वो थे उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। इनमें 7 फेज़ में इलेक्शंस हुए। मतलब जैसे किसी स्टेट में सिर्फ एक फेज़ में पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर हो गई, लेकिन फॉर यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल ऐसा नहीं था। इसमें 7 फेज़ लग गए कवर करने में। उसी के साथ हम देखते हैं कि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन आप देख लीजिए अप्रैल 19 को फर्स्ट फेज़ था और जून 1 को लास्ट फेज़ था। सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी फर्स्ट फेज़ में ही थी और सबसे ज़्यादा वोटिंग 4th फेज़ में हुई है। इसके अलावा इलेक्टर्स की बात की जाए तो कौन वोट कर सकता है, तो 18+ वोट कर सकते हैं। जो पीपल कन्विक्टेड हैं किसी ऑफेंस में या प्रिजन में हैं, तो वो उनको आर बैड फ्रॉम वोटिंग। जिनके पास फॉरेन सिटीजनशिप है वो नहीं वोट कर सकते। इसके अलावा इस बार ये बड़े हैं, 15 करोड़ लोग बड़े हैं इन कंपैरिजन टू 2019 इलेक्शन। और इस बार हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन रहा है महिला वोटर्स का, वुमेन वोटर्स। तो हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पोलिंग स्टेशन वो सेटअप फॉर द ओनली रजिस्टर्ड वोटर इन द विलेज ऑफ मालूगांव। सिर्फ एक विलेजर के लिए वहाँ पे वो किया गया था। वैसे ही गिर फॉरेस्ट गुजरात में, वहाँ पे भी पोलिंग स्टेशन रखा गया ताकि एक वोटर को सर्व किया जा सके। वुमेन का देखा जाए तो 18 से 19 ईयर्स वुमेन इलेक्टर्स 85.3 लाख थे इस बार। और अभी हम आगे आएंगे वोटिंग परसेंटेज पे। तो शोम्पेन ट्राइब जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड का, इन्होंने पहली बार ही कास्ट किया वोट। देन वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए ओवरऑल 65.79% रहा। हाईएस्ट वोटिंग कहाँ थी, लक्षद्वीप में 84.16। उसके बाद रिकॉर्ड हाइयर विद दिस फॉलोड बाई आसाम। इसके बाद आसाम में था 81.56%। हाईएस्ट वोटिंग लक्षद्वीप, देन आसाम। और लोएस्ट कहाँ पे देखा गया, लोएस्ट बिहार में देखा गया, देन मिजोरम। और उत्तर प्रदेश का भी देखा जाए तो ज़्यादा नहीं था, 56.92% की वोटिंग एवरेज हुआ था। और ये देख लीजिए कितने मेल वोटर्स थे, कितने फीमेल वोटर्स थे और कितने यंग वोटर्स थे। तो मेल वोटर्स इस बार थे 49.7 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ आप याद कर लीजिए।
50 करोड़ थे, और वुमेन फीमेल कितनी थी, वो 47 करोड़ के आसपास, और यंग वोटर्स अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़। इसके अलावा रिज़ल्ट पे आते हैं। इलेक्शन रिज़ल्ट 4 जून 2024 का आया, जिसमें बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई विथ 240 सीट, और मेजॉरिटी जो थी वो 272 की थी। तो एनडीए अलायंस आई सरकार में। और देखा जाए तो इस बार 744 पार्टीज़ ने कॉन्टेस्ट किया था, जिनमें कि 8360 कैंडिडेट्स थे। अगर हम इंडिया में देखें तो 744 पार्टीज़ थे टोटल। वहीं दूसरे जगह से कंपेयर करें तो यूनाइटेड किंगडम में 71 पार्टीज़ होती हैं, थाईलैंड में 70, स्पेन में 59 और यूनाइटेड स्टेट्स में 57। जो एनडीए थी उसने कलेक्टिवली 292 सीट्स जीती हैं 543 से, जिनके लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और कांग्रेस लेड इंडिया ब्लॉक जो थी INDA, द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इन्होंने 234 सीट्स जीते, जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे ज़्यादा थे 99 सीट्स। फिर हम देखते हैं इलाहाबाद सीट पे कमबैक हुआ है कांग्रेस का, जिसमें उज्जवल रमन सिंह जो हैं उन्होंने नीरज त्रिपाठी को हराया है। बीजेपी के थे नीरज त्रिपाठी। और समाजवादी पार्टी जो थी यूपी में 3rd लार्जेस्ट पार्टी बनी, एंड विथ नॉट इन यूपी बट ओवरऑल, लाइक आफ्टर बीजेपी, INC एंड देन SP 3rd पार्टी बनी, एंड दे वन टोटल ऑफ 37 सीट्स, और इनका वोटिंग परसेंटेज 4.58% रहा। और प्रीवियसली फॉर दी समाजवादी पार्टी इट वाज 35 सीट बेस्ट परफॉर्मेंस थी इनकी, लेकिन अभी 37 हो गई इनके। विक्ट्री विथ हाईएस्ट मार्जिन अगर देखा जाए तो रकीबुल हुसैन जो कि धुबरी असम से थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीता है, जो कि है 10.1 लाख। इनके बाद बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान आते हैं, जो कि विदिशा से लड़ रहे थे। अभी वो उनके पास मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर है। इसके अलावा लोएस्ट मार्जिन से जिन्होंने जीता है उसमें आता है मुंबई नॉर्थ वेस्ट के दत्ताराम वाइकर और अदूर प्रकाश केरला के। तो दत्ताराम वाइकर ने सिर्फ 48 सीट से जीता है, और अदूर प्रकाश जो कि केरला से 684 सीट से बस जीता इन्होंने। सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ था, इसमें थोड़ा एक यूनिक इलेक्टोरल डेवलपमेंट देखने को मिली। यहाँ पे बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको डिक्लेयर कर दिया गया था अनकॉन्टेस्टेड विनर, क्योंकि जो ऑपोजिशन में उनकी कांग्रेस नॉमिनी थी उन्होंने विड्रू कर लिया था रेस से। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो देखा जाए कि इस बार की 18th लोकसभा में तो इस बार घटा है। लास्ट टाइम 78 वुमेन इलेक्ट होकर गई थी, इस बार 74 गई हैं। तो इस बार उनका शेयर जो है 13.6% है, और पिछली बार 14.4% था। तो हम देखते हैं कि 5.5 जो है 1957 से 5.5 इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है अपना। इस बार देखा जाए तो केरला से एक भी वुमेन इलेक्ट नहीं हुई हैं, और बीजेपी से 31 वुमेन है। फिर उसके बाद अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि 93% ऑफ द MPs वो करोड़पतिज़ हैं, मतलब 504 आउट ऑफ 543 और करोड़पतिज़। 2019 में ये था 88%, इस बार 93%। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट MP कौन है, ये TDP के चंद्रशेखर पेम्मासनी है। इनकी एसेट्स वर्थ ₹5000 या फिर कह सकते हैं 6000 करोड़ के करीब जा रही थी। इस बार नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी से ऑलमोस्ट 20 लाख लोगों ने नोटा वोट्स दिए थे, और इस जगह से बीजेपी के सांसद जीते हैं। देन हम आते हैं कि इस बार 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ वोटर्स जो थे उन्होंने नोटा पर वोट किया। फिर यंगेस्ट MP की बात आए तो पुष्पेंद्र सोनी जो कि कौशाम्बी UP से SP के MP हैं, समाजवादी पार्टी के MP हैं, वो जीते हैं। देन शाम्भवी चौधरी, ये भी 25 ईयर ओल्ड ही हैं, और इन्होंने जीता है समस्तीपुर से, जो कि बिहार में है। फिर प्रिया सरोज, ये मछली शहर उत्तर प्रदेश है, ये भी 25 ईयर ओल्ड हैं, ये भी समाजवादी पार्टी से हैं। तो ये लोग यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट MPs में आ रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो TR बालू, ये तमिलनाडु से आते हैं, और ये 7th टाइम ये एंटर कर रहे हैं लोकसभा में। सो ये DMK के हैं। इसके अलावा इस बार देखा गया कि काफ़ी कैंडिडेट्स ने लूज़ किए डिपॉजिट्स। तो प्रोविज़न क्या होता है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी होती है फॉर दी कैंडिडेचर, या फिर जब कोई कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन में जाता है तो उनको बोला जाता है कि अगर उन्होंने 1/6 से कम वोट हासिल किए तो उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वापस नहीं की जाएगी।
तो इस बार ऑलमोस्ट 86% लोगों को नहीं दी गई बिकॉज ऑफ दैट। सबसे ज़्यादा बीएसपी के कैंडिडेट थे जिनके साथ ऐसा हुआ। फिर हम आते हैं नेशनल अफेयर्स पे। तो नेशनल अफेयर्स में भी हम सबसे पहले देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे 2024 में। हमने देखा था 4 स्टेट थे जहाँ पे हुए थे। वो कौन थे? AAOS, अरुणाचल, देन आंध्रा, उड़ीसा, सिक्किम। आंध्रा, अरुणाचल, उड़ीसा, सिक्किम। एंड सबके यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स कितने थे वो देख लीजिए, पूछता है ये। आंध्र प्रदेश में 175 सीट्स थी, अरुणाचल प्रदेश में 60, उड़ीसा में 147 और सिक्किम में 32। सबसे पहले आंध्र प्रदेश पे आते हैं। आंध्र प्रदेश में TDP ने सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल की और इनके ही CM बने हैं नारा चंद्रबाबू नायडू। और इनको बनाया, मतलब जो गवर्नर वहाँ के थे अब्दुल नज़ीर, उन्होंने इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी कराई। अपार्ट फ्रॉम इट ही इज़ द बिकेम 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। और वहाँ के कह सकते हैं कि डिप्यूटी CM जो हैं वो हैं जनसेना पार्टी के प्रेसिडेंट पवन कल्याण। इलेक्शंस देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में 29 सीट्स जो थी SCs के लिए रिजर्व थी और 7 सीट जो थी वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व थे। वोटर टर्नआउट देखा जाए तो वहाँ पे 69% करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था लोकसभा में। और रिज़ल्ट देखा जाए तो 175 में से 164 तो सीट्स जो है वो TDP, BJP और जनसेना की अलायंस में देते आए और उन्होंने ही सरकार बनाई। उसमें भी देखा जाए 175 में तो 164 में तो वो TDP के 135 थे, उसमें से जनसेना के 21 और BJP के 8। Then we come to Chandrababu Naidu. During his third term, Andhra Pradesh was divided into 2 states, Andhra Pradesh and Telangana. Now we come to Odisha. उड़ीसा में हम देखते हैं कि मोहन चरण मांझी जो थे उनको बनाया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। और ये 4 टाइम MLA रहे हैं और एक ट्राइबल लीडर भी रहे हैं। और इनकी स्वेरिंग सेरेमनी भुवनेश्वर हुई थी। तो इनका नाम कैसे याद करेंगे? तो हम देखते हैं कि MP के जो चीफ मिनिस्टर उनका भी नाम मोहन है, तो इनका भी नाम मोहन चरण मांझी। मोहन इज़ कॉमन, मोहन चरण मांझी इनका नाम है। ये पहली विल बी द फर्स्ट CM जो कि केवंझर से बिलोंग करते हैं। एंड 2 लोगों को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स बनाया गया है, उनमें है KV सिंह देव और प्रवती परिदा। BJP ने मेजॉरिटी सीट्स जीती ऑफ 78 स्टेट्स। और इसी के साथ उन्होंने नवीन पटनायक के जो 24 ईयर का टेन्योर था वो ख़त्म किया। ये 17th उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली है और 4 फेजेज़ में इलेक्शंस हुए थे। टोटल 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे। रिजल्ट देखा जाए तो BJP के 78 जीते आउट ऑफ 147, BJD ने 51 सीट जीती और कांग्रेस ने 14। नाउ कमिंग टू सिक्किम। तो सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के जो सुप्रीमो प्रेम सिंह तमांग हैं, ये चीफ मिनिस्टर बने हैं सिक्किम के। और ये सेकंड इनका कंसेक्यूटिव टर्म है। इनको ओथ दिलाई है सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने। तो नाम देख लीजिए, प्रेम सिंह तमांग। पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। 32 मेंबर्स की है लेजिस्लेटिव असेंबली सिक्किम की। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश पे आते हैं तो यहाँ पे पेमा खांडू जो हैं, पेमा खांडू उनको 3rd टर्म मिला है फिर से। और इसके अलावा 60 सीट्स थी, लेजिस्लेटिव सीट्स थी इन अरुणाचल प्रदेश। फिर हम आते हैं कि 60 सीट्स में से 46 जो सीट्स थी BJP ने जीती और इसी के साथ ये पेमा सिंह खांडू बने, ये BJP के थे। अब हम आते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23। ये पहले भी हमने कवर कर रखा है इसको, लेकिन क्योंकि अब हमारे सामने आ रहा है तो इसको रिवीजन कर लेते हैं हम। तो NSSO जो है वो रिलीज़ करती है। NSSO का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। और ये जो है कॉम्बिनेशन है मॉस्पी का और नॉट अ मॉप्सी, मतलब NSSO जो है मॉस्पी में आती है। पहले NSO और CSO थी, अब वो कंबाइंड होकर NSSO हो चुकी है। तो मॉस्पी के अंदर आती है NSSO और इन्होंने ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे किया है।
जिसमें कि एस्टिमेट किया गया है हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको MPC शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। और इसमें काफ़ी चीज़ें कवर की गई हैं, जैसे कि किस बेसिस पे डेटा लिया गया है, तो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के बेसिस पे डेटा लिया गया है। तो मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, 7 दिन की कुछ डेटा होगा, कुछ 365 डेज़ का डेटा होगा, कुछ 30 डेज़ का डेटा होगा। सो 7 दिन का कौन सा डेटा लिया गया है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में, जैसे कि एडिबल ऑयल, एग, फिश, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें। वहीं अगर 1 साल का जो टाइम ड्यूरेशन की चीज़ें पूछी गई हैं इस सर्वे में, तो वो है क्लोथिंग, ब्लेडिंग, फुटवेयर, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, मेडिकल केयर। वहीं लास्ट 30 डेज़ का जो है एक्सपेंडिचर ऑन ऑल अदर आइटम्स फॉर अ रेफरेंस पीरियड, इनके अलावा जो थे उनका 30 डेज़। तो इसमें देखा गया कि हाईएस्ट शेयर जो था कंजम्पशन का वो था बेवरेजेस, रिफ्रेशमेंट और प्रोसेस्ड फूड में। और लेकिन कहीं कई जगहों पे ये ट्रेंड अलग देखा गया, जैसे कि बेवरेजेस, रिफ्रेशमेंट और प्रोसेस्ड फूड के अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, फिश और मीट, इन सब पे ज़्यादा कंजम्पशन हुआ। फिर उसके बाद आते हैं कि इन रूरल एरियाज़ अमंग ऑल अदर मेजर स्टेट्स द हाउस होल्ड ऑफ हरियाणा स्पेंड द मैक्सिमम ऑन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे खर्चा हुआ। केरला में एग, फिश और मीट पे ज़्यादा खर्चा हुआ। राजस्थान में भी देखा गया कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थे। इसके अलावा हमको स्टेट वाइज नहीं, बहुत स्पेसिफिक देखना है। जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस बार देखा गया है कि 46% जो है हाउस होल्ड कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़ी है इन रूरल इंडिया, और वहीं अर्बन इंडिया में 39% बढ़ी है। तो रूरल एरिया में ज़्यादा ये कंट्रीब्यूशन बढ़ा है इन सब चीज़ों का। फिर नॉन फूड आइटम्स के एक्सपेंडिचर की बात करें तो नॉन फूड में दोनों जगह देखा जाए तो मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे और कन्वेंस पे, इन सारी चीज़ों पे खर्चा होना था। तो अगर रूरल इंडिया में देखा जाए तो हाईएस्ट शेयर ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस, नॉन फूड आइटम के अंदर अगर कन्वेंस पे किसी ने ज़्यादा खर्चा किया था वो तो केरला था, फिर तमिलनाडु था। वहीं अर्बन एरिया में केरला, फिर तमिलनाडु, ऐसे करके मेडिकल एक्सपेंस में कौन सी स्टेट ने ज़्यादा किया था, तो केरला था, फिर वेस्ट बंगाल था, और अर्बन इंडिया में वेस्ट बंगाल था, फिर केरला था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम देखते रहे इसको पढ़ते रहेंगे, याद भी नहीं रहेगा ये चीज़। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, तो इसमें देख सकते हैं कि प्ले अ की रोल इन रिव्यूइंग क्रिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग GDP, पोवर्टी लेवल्स एंड कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। फिर बैकग्राउंड में देखा जाए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये NSO कराती है एवरी 5 years। NSO जो थी ये 2019 में फॉर्म हुई थी बाय मर्जिंग द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO एंड द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO, और ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फिर नेक्स्ट न्यूज़ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, तो ये हम देख सकते हैं, ये भी रिपीटेड टॉपिक है, ये भी हमने कवर कर रखा है पहले की मंथली में, लेकिन रिवीजन पर्पस से देख लेते हैं। तो इसमें मैसाचुसेट्स को फिर से बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड मिला है, और ये 13th टाइम कंजिक्यूटिव ये टाइटल लिए जा रही है। ये रैंकिंग कौन रिलीज़ करता है, तो क्वार्टरली साइमंड्स, QS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो करते हैं, और 13th टाइम इन अ रो MIT बना है। देन उसके बाद UK का इंपीरियल कॉलेज आता है, और 3rd नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आती है। और वहीं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इस बार 61% ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने रैंक हासिल किया है, इनमें IIT बॉम्बे ने टॉप स्पॉट हासिल किया है। इसके अलावा इतना इम्पोर्टेंट इधर है नहीं, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस और चैलेंजेस क्या हैं, तो इंडिया जो है कहाँ लैग करता है इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो में और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो इंडिकेटर में। क्योंकि देखा जाए इंडिया की फैकल्टी पर स्टूडेंट रेशियो 16.2 है, जबकि जो कि बहुत कम है देन द ग्लोबल एवरेज 28.1। सो इंडिया है सेकंड हाईएस्ट पोजीशन इन एशिया। और मेथडोलॉजी क्या होता है इनका US यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फॉर रैंकिंग दिस, सो इनका होता है एकेडमिक रेपुटेशन क्या है कॉलेज की, देन फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो क्या है, साइटेशंस पर फैकल्टी, देन एम्प्लॉयर रेपुटेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है इंडिया इमर्जेस एज 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली। तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर बनता है, और इसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो क्या है, तो एक रिपोर्ट रिलीज़ की एम्बर ने, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, इसमें बोला गया कि इंडिया ने बहुत रिमार्केबल अच्छा प्रोग्रेस किया है इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी,
और जो पोजीशन 9th थी इसकी 2015 में, वो वहीं 2023 में अब 3rd पोजीशन हो गई है। तो इन्होंने किसको सरपास किया? शायद जापान को सरपास किया 4th पोजीशन से। सो अभी देखा जाए तो फर्स्ट पे चाइना है, देन यूएसए है, देन ब्राज़ील है, एंड इंडिया सरपास जापान इन सोलर प्रोडक्शन। जो इम्पॉर्टेंट है वो देख सकते हैं कि इंडिया में कंबाइंड इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी का देखा जाए तो 136 गीगावाट है, जो कि 42.25% है टोटल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी का। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंक्रीज़ होगा 170 गीगावाट तक 2025 तक। और वही हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें 450 गीगावाट तक अचीव कर लेना है। नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल कैपेसिटी इस भी बड़ी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये रिन्यूएबल मिक्स कितना है। सबसे ज़्यादा सोलर पावर है नंबर 1 पे, फिर उसके बाद है विंड पावर। फिर ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हैं, जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और अगर मान लीजिए कभी क्या होता है कि बस प्रोग्राम का नाम दे के पूछ लेगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो जैसे मान लीजिए आ गया साइट प्रोग्राम किससे रिलेटेड, तो देखिए साइट में GH है, ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये किससे रिलेटेड है? रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है ये स्कीम। इसके अलावा और स्कीम्स जो हैं वो हैं PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको भी हमने डिस्कस किया है। तो ये इसमें फ्री रूफटॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में। और सृष्टि स्कीम भी है एक। सो सृष्टि स्कीम इज़ सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। देन PM कुसुम आती है। PM कुसुम इज़ एम्ड एट फार्मर वेलफेयर एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देन कम्स नेशनल सोलर मिशन NAPCC, the Indian government's commitment to reaching net zero emissions by 2070 and increasing its renewable energy target to 500 gigawatt by 2030। फिर हम नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 इज़ अ मेजर ऑफ सोशल जस्टिस एप्लीकेबल टू ईच वुमेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस एफिलिएशन और सोशल बैकग्राउंड। तो अगर स्टेटस देखा जाए डोमेस्टिक वायलेंस का इंडिया में, तो 32% ऑफ ओवर मैरिड वुमेन इन्होंने रिपोर्ट किया है। और डोमेस्टिक वायलेंस में भी सबसे ज़्यादा 28% फिजिकल वायलेंस बोला सबसे कॉमन टाइप है। उसके बाद इमोशनल 14% एंड सेक्सुअल 6%। तो पैन इंडिया सर्वे में ड्रॉप मिला है 31 से 29%। एंड इसके अलावा इन इंडिया अमंग ऑल एवर मैरिड वुमेन हु एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वायलेंस, इनमें से उन्होंने बोला है कि 84% केसेस में जो उनके करंट हस्बैंड है वही परपिट्रेटर होता है। और फिर एक हम देखा जाए तो कॉजेज़ क्या है डोमेस्टिक वायलेंस के, तो इसमें पैट्रियार्कल सोसाइटी, देन इंटॉक्सिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड सब्सटेंस मिसयूज़, सोशल सिम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर हम लीगल फ्रेमवर्क जो मौजूद हैं फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस देखा जाए तो वो है एक 2005 का एक्ट है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। देन IPC 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, देन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, देन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये सारे मौजूद हैं। देन नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन एक्ट 1990, डोमेस्टिक अब्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप। और कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी हैं रोकने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस, वो दिया हुआ इसमें। फिर नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ऑन इज़ आया है कि प्रमोशन जो है इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये जजमेंट दिया गया है रवि कुमार धनसुखलाल मेहता वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एंड अदर्स केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैन नॉट क्लेम प्रमोशन एज देयर राइट। तो इट ऑब्जर्व दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैन नॉट डिमांड प्रमोशन एज अ मैटर ऑफ राइट एंड दैट द कोर्ट्स इंटरवेंशन इन प्रमोशन पॉलिसीज़ should only be limited when there is violation of equality principle under Article 16 of the Constitution। और ये किन्होंने दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिनमें चीफ जस्टिस भी थे और जस्टिस मनोज मिश्रा एंड JB पारदीवाला जस्टिस थे। इसके अलावा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। फिर उसके बाद कोर्ट जजमेंट्स ऑन रिजर्वेशन पॉलिसीज़, ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। फिर हम आते हैं बिम्स्टेक पे। बिम्स्टेक जो है करंटली हुआ है थाईलैंड में, और इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन रिलीज़ किया है बिम्स्टेक ने। और इसकी हिस्ट्री नहीं, लेकिन हम ये एक बार देख लेते हैं कि बिम्स्टेक जो है वो क्या है। तो इसमें क्या होता है कि ये
इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसमें अभी टोटली कितने, एक जगह तो नाम नहीं दिया आई थिंक, सो इसमें देखा जाए तो बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक में। सिग्निफिकेंस क्या है बिम्स्टेक का? इसमें 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है और बिम्स्टेक जो है हमारी एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसके साथ बिल्कुल अलाइन करता है और जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने का मकसद है वो इससे फुलफ़िल किया जा सकता है। सो इट्स अ वेरी क्रूशियल प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया। फिर आता है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ ऑफ 2024। तो WHO ने रिलीज़ किया एक रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेस और इसमें प्रोवाइड किया गया है regarding the member states and global community of partners with an account on progress made in 2023 towards implementation of the roadmap for neglected tropical diseases। इसमें की हाइलाइट्स देखा जाए तो देखा गया है कि 26% डिक्रीज़ हुए हैं बट स्टिल अ लॉट लॉन्गर वे टू गो। 2023 में 5 कंट्रीज़ ने एक्नॉलेज किया WHO से फॉर एलिमिनेटिंग 1 एंटिटी एंड 1 कंट्री फॉर एलिमिनेटिंग 2 एंटिटीज़। And Iraq became the 50th country to eliminate at least 1 entity. Bangladesh became the first country to be validated by WHO for eliminating visceral leishmania. Neglected tropical diseases जो है इंडिया was certified free of entities and India which has the highest disease burden of so and so 46 million against in 2022. Initiatives जो इसके लिए किए गए हैं तो आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दिखा नहीं। फिर हम आते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। तो इंटरनेशनल अफेयर्स में देखा जाए तो अभी IPEF की मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई है 2024 में। तो IPEF का फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी और इसे अटेंड किया था सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स श्री सुनील बर्थवाल ने। ये सिंगापुर में हुई थी कॉन्फ्रेंस और इसके एम्स एंड एडजेक्टिव वेरी सिमिलर है इसके नाम से कि इंडो पैसिफिक में एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की तैयारी है। और अभी तक देखा जाए तो या इसमें जो है 14 कंट्रीज़ हैं जिनमें आता है ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड USA। जो तो फ्रेमवर्क है इनका, इसमें 4 पिलर्स आते हैं। एक है ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। तो इंडिया जो है 2 to 4 का पार्ट है बट 1 का नहीं। इंडिया ट्रेड में नहीं है, बाकी सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी में है। इंडो पैसिफिक रीजन, ये जो सर्कल में रीजन बना हुआ है उसको बोलते हैं। फिर 10th वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ है और इसको कंडक्ट कराया था UN टूरिज्म एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने और ये मई में हुआ है। बाली इंडोनेशिया में हुआ है ये। और इसमें क्या होता है कि एक कंट्री के साथ जो वर्ल्ड वाटर जो वर्ल्ड वाटर फोरम है इसमें को वर्ल्ड वाटर काउंसिल के एंड होस्ट सिटी ये दोनों मिलके इस फोरम को अंजाम देते हैं। और इसमें जो रिलीज़ हुआ है रिपोर्ट जिसका नाम है कि वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, इसमें काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं जैसे कि फ्रेश वाटर जो है सिर्फ 1% पर ईयर से बढ़ रहा है और इसका जो विड्रॉल है देखा जाए तो 70% तो एग्रीकल्चर में ही चला जा रहा है, 20% इंडस्ट्रीज़ में और 10% डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो ये वाटर कंजर्वेशन और प्रोविज़न ऑफ क्लीन वाटर ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी आते हैं हमारे। और ये वर्ल्ड वाटर फोरम जो है ये हर 3 साल में होता है। तो अब नेक्स्ट जो है 2027 में होगा। ये हमने देखा जो अभी तक जहाँ पे हुआ है 1997 से शुरू हुआ था, अभी 24 में हुआ है। देन वी कम टू इंडिया अज्यूम द चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस का प्रेसिडेंट बना इंडिया और ये पहली बार हुआ ऐसा। एंड कोलंबो प्रोसेस जो है फर्स्ट टाइम 2003 में बना था। तो ये क्या है कोलंबो प्रोसेस? ये एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसमें 12 मेंबर स्टेट्स हैं एशिया के और इनको मकसद है कि टू प्रोवाइड अ इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर कंसल्टेशंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर। तो इनको कोऑर्डिनेट कौन करता है? परमानेंट मिशन ऑफ मेंबर स्टेट्स एट UN। तो इसमें देखा जाए तो अब तक काफ़ी डायलॉग्स हुए हैं जैसे अबू धाबी डायलॉग और माइग्रेशन से रिलेटेड, डेमोग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी।
देन नेपाल और इंडिया के कैग ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, और इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देन स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024, ये रिलीज़ किया है यूनेस्को ने, which offers insight on ocean related scientific activities and analyzes describing the current and future state of the ocean। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को। और कहाँ पे रिलीज़ हुआ है ये? आइसलैंड में रिलीज़ हुआ है। देन अगर बात की जाए इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को की, तो इसमें 150 मेंबर्स होते हैं, एंड यूएन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग ग्लोबल ओशन साइंस एंड सर्विसेज। देन ईयू ने अप्रूव किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर एआई लॉ। सो चेंजेस लाए गए हैं ईयू लॉ में आफ्टर ओपन एआईज नवंबर 2022 लॉन्च ऑफ द चैट जीपीटी। और इसमें जो रिस्क या पॉसिबल चैलेंजेस हो सकते हैं एआई से, उस सबको कवर किया गया है। सो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लाया गया है, और यूरोपियन यूनियन जो पहली ऐसी कंट्री बनी है टू टेक सच स्टेप। फिर कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखें तो वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी जो है वो चिली में बनाई गई है, जापान यूनिवर्सिटी ने बनाई है इसको, और इसका नाम है ताओ, TAO ताओ। और ये क्या करेगा? ये स्टडी करेगा इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज एंड एक्सोप्लैनेट्स। सो चिलियन एंडीज में इसको प्लेस किया गया है, ये ध्यान रखना है। चाओ है, 6.5 मीटर टेलीस्कोप है, और ये इंफ्रारेड से डिटेक्ट करेगा चीज़ें। देन ईयू ने अडॉप्ट किया पहला लॉ टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और कुछ फॉर्म्स ऑफ जो वुमेन के खिलाफ वायलेंस होती है उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। देन पाकिस्तान एडमिट्स POK इज़ अ फॉरेन टेरिटरी। सो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने POK को एज अ फॉरेन टेरिटरी डिक्लेयर किया है, और हम जानते हैं कि POK इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। So that's it for this video. We'll cover the part 2 of June monthly